अवसादी चट्टानों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं पढ़ी और अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। आइए इसमें कुछ आगे पढ़ते हैं। यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा हम अवसादी चट्टानों के प्रकार को पढ़ रहे थे। तो यांत्रिक क्रियाओं में पहला आता है बलुआ पत्थर का निर्माण। तो इस प्रकार की अवसादी सेल आग्नेय सेलों के अन्नाच्छादन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें क्वार्ट्ज की अधिकता होती है। यहाँ पर देखिए, अन्नाच्छादन को आप समझिए। अन्नाच्छादन का मतलब होता है अपक्षय और अपर्दन दोनों क्रियाओं का सम्मिलित रूप, यानी बहिर्जात शक्तियाँ। बहिर्जात शक्तियाँ में वे सभी कारक जिनसे चट्टान का ऊपरी भाग धीरे धीरे परत दर परत अलग होता हो और कठोर से मुक्त प्रकृति में बदलकर मिट्टी में बदल जाता हो, और फिर उसका जो है अपर्दन के कारकों के माध्यम से उस मुक्त भाग का परिवहन होता हो और वो परिवहित भाग किसी नीचे भाग में निक्षेपित होकर पुनः चट्टान में बदल जाता हो। तो ये जो चक्र है, इस चक्र को चट्टान चक्र कहते हैं। लेकिन इस चट्टान चक्र की शुरुआत अन्नाच्छादन की क्रिया यानी बहिर्जात शक्तियों के माध्यम से ही होती है। तो अवसादी सेलें, इसमें बलुआ पत्थर जो है इसका निर्माण आग्नेय सेलों के अन्नाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें क्वार्ट्ज की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त सिलिका है, कैल्शियम है और मृत्तिका जैसे खनिज भी उपस्थित होते हैं। वहीं आयरन ऑक्साइड इन सेलों के लिए संयोजन पदार्थ की तरह कार्य करता है। जिन सेलों में लोह तत्वों की मात्रा अधिक होती है उनका रंग लाल, वहीं जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है उसका रंग पीला होता है। जाहिर सी बात है, जिसमें धात्विक गुण अधिक होते हैं वो गहरे रंग की मिट्टी होती है या चट्टानें भी गहरे रंग की होती है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी चट्टानें काले रंग की है और दक्षिण भारत में ही काले रंग की मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का निर्माण उन्हीं आग्नेय चट्टानों के अन्नाच्छादन की प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। तो जैसी पैतृक सेल होती है, उस पैतृक सेल के समीप वैसी ही मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि यांत्रिक शक्तियाँ होती है उस चट्टान में टूटन फूटन की क्रियाएं करती रहती है और उस टूटन फूटन की क्रियाओं के माध्यम से जो मुक्त हुए कण होते हैं वही मिट्टी और मृदा कहलाते हैं। यही मुक्त कण होते हैं, ये अपरदन के कारकों के माध्यम से निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होकर निक्षेपित होकर जमकर पुनः सेल का निर्माण करते हैं। तो इस रूप में जो चट्टान अधिक गहरी होती है उसमें धात्विक अंश उतने ही अधिक होते हैं, और जो हल्के रंग की होती है उसमें धात्विक कणों के अलावा अतिरिक्त फेल्सपार और सिलिका अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी सिलिका और फेल्सपार जिसमें अधिक होता है वो चट्टानें, वो मिट्टी हल्के रंग की होती है, और जिसमें धात्विक गुणों की प्रधानता हो वो गहरे रंग की होती है। तो बलुआ पत्थर को उनके कणों के अवसाद के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कणों के अवसाद के आधार पर, किस प्रकार के कण हैं उसके आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। बालू के प्रकार, बालू जिसको सैंड कहते हैं, अपने यहाँ नॉर्मल आप जानते हो रेत के टीले जो होते हैं वो उसको बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो उस बालू का स्तूप में जो स्तूप बना हुआ है वो छोटे छोटे कणों की जो रेत होती है वो बालू रेत कहलाती है। तो इसमें बहुत बड़े कणों वाला जो बालू का प्रकार है उसमें कणों का व्यास होता है 1 mm, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर आप जानते हो, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर से बनकर 1 सेंटीमीटर बना होता है जो आपके स्केल पर होता है। तो एक जो स्केल होता है उस पर 1 मिलीमीटर का प्रदर्शन होता है। तो बहुत बड़े कणों वाला जो है सैंड है वो 1 मिलीमीटर व्यास का होता है। दूसरा बड़े कणों वाला वो आधा मिलीमीटर व्यास का, मध्यम कणों वाला चौथाई मिलीमीटर व्यास का, और बारीक कणों वाला होता है वो 1 मिलीमीटर के 8वें हिस्से के बराबर, और बहुत बारीक कणों वाला जो है वो 1 मिलीमीटर के 16वें हिस्से के बराबर छोटा कण होता है। यानी कणों की संरचना के आधार पर इसका आकार बहुत ही कम होता जाता है। बहुत ही महीन कणों वाली जो बालू होती है वो लोयस प्रकृति की होती है, जिसको कंप कहते हैं। जब कभी आंधी आती है, बवंडर आता है, तो वो जो कंप होता है वो हवा के साथ में काफ़ी ऊंचाई तक, धरातल से ऊंचाई तक फैल जाता है, वो रेत उड़ जाती है, और वो रेत है जो एक बवंडर के रूप में धीरे 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 नीचे बैठती रहती है। वो तो बहुत बारीक कण होते हैं, महीन कण होते हैं जो वायु के साथ में उस भंवर में फंसकर काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं। तो वो बहुत ही बारीक महीन कणों वाली कंप होती है। और जो बड़े कण होते हैं वो वायु की अपवाहन क्रिया में शामिल होकर रेत के टीलों का निर्माण करते हैं, उनका स्थानांतरण
करते रहते हैं। तो जिन चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उनका रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक हो तो उसका रंग सफ़ेद होता है। और बालू पत्थर कठोर प्रकृति के होते हैं, अतः इसका अपरदन शीघ्रता से नहीं होता है, क्योंकि इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अवसाद से होता है। आग्नेय चट्टानों के जो कण होते हैं वो बारीक कण होते हैं, कठोर कण होते हैं। जितने अधिक कठोर कणों की कोई चट्टान होगी उस पर अपरदन की क्रिया उतनी ही धीमी गति से होती है, और जितनी मुक्त प्रकृति की चट्टान होगी, मुलायम प्रकृति की चट्टान होगी, उस पर अपरदन की क्रिया उतनी ही तीव्र गति से संचालित होती है। तो बालू पत्थर कठोर प्रकृति के होते हैं, अतः इनका अपरदन शीघ्रता से नहीं होता। तो पहला तो ये बलुआ पत्थर था। दूसरा प्रकार आता है यांत्रिक क्रियाओं से कॉन्ग्लोमरेट। ये जो कॉन्ग्लोमरेट होते हैं ये गोल और चिकने प्रकार के पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सामान्यतः जो कंकड़ पत्थर मिलते हैं जिनका आकार 256 मिलीमीटर तक होता है, ये 256 मिलीमीटर तक के जो है टुकड़े होते हैं, ये कॉन्ग्लोमरेट में आते हैं। यदि कंकड़ युक्त रेत के साथ चीका मृदा मिल जाती तो इसे ग्रेवल कहते हैं, और जब ग्रेवल में क्वार्ट्ज खनिज सम्मिलित हो जाते हैं तो कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण होता है। यानी ब्रेशिया में बंधे रोड़े, रुखड़े और कोणाकार जो होते हैं, जो खड़े खंड होते हैं, कोणाकार खंड होते हैं, वो मुख्य रूप से कॉन्ग्लोमरेट कहलाते हैं। नहीं, छोटे मोटे कण, छोटे मोटे जो कण होते हैं, आपने देखा होगा जब नदी है ऊपरी पहाड़ी भाग से जब नीचे मैदान में प्रवेश करती है तो उसके साथ में बहुत ही छोटे मोटे गोल प्रकार के पत्थर आ जाते हैं। वो गोल पत्थर होते हैं, उनकी साइज बिल्कुल अलग अलग होती है, बहुत ही छोटे कणों से लेकर कई बड़े गोल पत्थर के तक होते हैं। वो सम्मिलित रूप से ऊपर के नीचे की तरफ आते हैं। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे जो गोल पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कोणों वाले भी हो सकते हैं, वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाते हैं, जिन्हें ग्रेवल भी कहा जा सकता है। फिर है चीका रेत, बहुत बारीक रेत जिसको चीका रेत कहा जाता है। जिन कणों का व्यास 1 मिलीमीटर के 17वें हिस्से से लेकर 1 मिलीमीटर के 256 मिलीमीटर के मध्य 256 मिलीमीटर के मध्य होता है, उसे सिल्ट या गाद कहते हैं। यानी बहुत बारीक 1 मिलीमीटर जो होता है उसका 17वां भाग या 1 मिलीमीटर का 256वां भाग, बहुत ही बारीक, जिसको आंखों से देखना संभव न हो, इतनी बहुत बारीक जो मिट्टी होती है वो चीका कहलाती है। और वहीं जिन कणों का व्यास 1/256 यानी 1 मिलीमीटर के 256 से लेकर 1 मिलीमीटर के 8192 मिलीमीटर तक का होता है, उसे क्ले या चीका कहते हैं। ये बहुत ही बारीक कणों वाली मिट्टी होती है, बहुत ही बारीक कणों वाली मिट्टी। सिल्ट व क्ले आपस में मिलकर सेल का निर्माण करती है। ये बहुत मुलायम, बहुत छोटी, बहुत बारीक मिट्टी होती है, जो बड़े चट्टानी कण होते हैं उन कणों के बीच में फंसकर और उस चट्टान को कठोर संरचना प्रदान करती है। तो क्ले में कियोलिन नामक प्रमुख खनिज पाया जाता है तथा शुद्ध चीका का रंग सफ़ेद होता है। इससे जो सेल बनती है इसके निक्षेपण से, वो चीका सेल कहलाती है, क्ले सेल कहलाती है। और क्ले सेल आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे तालाब में पानी सूखने के बाद जो पतली पपड़ी बनती है, वो जो बहुत ही महीन पतली चिकनी मिट्टी होती है, बहुत ही महीन, वो चिकनी मिट्टी है, वो चीका कहलाती है। इसी तरह से चीका जो होती है उसके जमाव से जो चट्टानें बनती हैं वो चीका सेल या क्ले सेल कहलाती है। इसके बाद में आप देखिएगा कि रासायनिक जो क्रिया है, रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो निर्माण किस रूपों में हो रहा है। देखिए, यांत्रिक क्रिया के समान ही रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अनेक प्रकार की अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इन सेलों में मुख्य रूप से नमक की चट्टान तथा जिप्सम प्रमुख है, जिसमें डोलोमाइट का नाम आता है। देखिए, यहाँ आप समझिए, चट्टानों के टूटन फूटन के 3 प्रकार है। एक तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा। यांत्रिक क्रियाओं में ताप और जल का सबसे प्रमुख रोल है। ताप के कारण चट्टानों में फैलाव और संकुचन की क्रिया होती है, और उस तप्त चट्टानों पर जब जल है उसका प्रभाव होता है तो चट्टानें हैं वो टूट जाती है। तो ताप और जल के माध्यम से चट्टानों में विखंडन होता है, अपदलन होता है, अपपत्रण होता है। ठीक है, वो है यांत्रिक क्रियाएं।
दूसरी होती है रासायनिक क्रियाएं, जिसमें ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, कार्बोनेशन है। इन क्रियाओं के माध्यम से चट्टानें हैं वो अपना रूप परिवर्तित करती है। यानी जो चूना प्रधान चट्टानें हैं, मुलायम प्रकृति की चट्टानें हैं, वो जल को सोख लेती है। जल के सोखने के बाद जल की उपस्थिति में उन चट्टानों के अंदर तत्व होते हैं, वो आपसी अंतःक्रिया के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से अपने स्वरूप में बदलाव करते हैं। स्वरूप को असंगठित करके जल के साथ घुलने लगते हैं। तो वो जल के साथ जब चट्टान के कण घुल जाते हैं तो चट्टान का मूल स्वरूप विकृत हो जाता है, और वो कण जल के साथ जो घुले हुए होते हैं उस रूप को वियोजन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। और वो सॉल्यूशन जब ऊपर वाले भागों से नीचे भागों की तरफ प्रवाहित होकर और गड्ढों में जम जाता है और फिर जल वाष्पीकृत हो जाता है, वो जमा वाला भाग है वो नीचे परत दर परत ऐसे जमता जाता है, जिससे भी परतदार सेलें बनती है। तो ये चट्टानों का अपर्दन अपक्षय का जो रूप है, यानी जल के साथ घुलकर उसके बहकर नीचे वाले भागों में जाकर जम जाना, ये रासायनिक क्रिया के द्वारा संभव होता है। और तीसरा इसका रूप होता है वो जैविक क्रियाओं के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के जो बिलकारी जीव होते हैं और उसके साथ में जो मनुष्य होता है, ये भी चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। तो इसमें तीसरा आता है जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित। तो वनस्पति और जीव जंतु अवशेषों की प्रमुख भूमिका इसमें होती है। यानी वनस्पति और जीव जंतु जो जिनके अवशेष होते हैं, इन अवशेषों के निक्षेपण से जो चट्टानें बनती है वो जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानें होती है। जैसे वनस्पति है, आपको पहले भी बताया, जैसे कोयला है, कोयले की जितनी भी परतें पाई जाती है एक तरह से कठोर चट्टानों के रूप में है, लेकिन वही कोयला वनस्पति और जीवावशेष है, वनस्पतियों का ही रूप है। ठीक है। और उसके निरंतर है जो परत दर परत जमते रहने के कारण, ऊपर दूसरी परतों का आवरण आने के कारण उसके कण, उसकी संरचना अत्यधिक कठोर हो जाती है, और कठोर संरचना वाले ये जो रूप होते हैं ये चट्टानों का निर्माण करते हैं। अब इसमें दो प्रकार की चट्टानें प्रमुख मानी जाती हैं। पहला है चूना प्रधान सेल। चूना प्रधान जो सेल होता है, इसका विकास जलीय स्रोतों में जंतुओं के अस्थि पंजर तथा अन्य अवशेषों के जमा होने से होता है। देखिए, जलीय जीव और जलीय वनस्पति, सागरीय जीव, महाद्वीपीय जीव और महाद्वीपीय वनस्पति, जीवों का रूप दोनों ही जगह है। महासागरों में भी है, महाद्वीपों के ऊपर भी है। महासागरों के अंदर जो वनस्पति और जीव जंतु होते हैं, उनके निक्षेपण से जो चट्टानें बनती है उसको ऊज कहा जाता है, पंख कहा जाता है। और वो जो पंख निर्मित शैलें होती है वो महासागरीय तली में होती है, और धरातल के ऊपर जो होती है